Okay, so dear students, today I am discuss with you some numerical problem with this unit number 5 और मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे टॉपिक हैं इस फिफ्थ यूनिट में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है, बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है और फर्मी ड्राग स्टैटिस्टिक्स है और कुछ हमारे पास प्रोबेबिलिटी रिलेटेड बेसिक फार्मूला थे, उन पे हम कुछ न्यूमेरिकल वन बाय वन हम करते जाएंगे। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है दैट इज नंबर 1 प्रॉब्लम जो मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट टेक 6 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। अगर मैंने ये कहा है कि इट इज द 6 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं, अगर ये इट मींस डिस्टिंग्विशेबल वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि डिस्टिंग्विशेबल है, तो हम इसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में ही डील करेंगे। क्योंकि इनडिस्टिंग्विशेबल वर्ड जब आता है हमारे पास, इट मींस वो अब हमारे पास क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में है। तो फर्स्ट वर्ड से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करना है। सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस तरह से है, 6 distinguishable particles are distributed in 2 compartments. So मैं प्रॉब्लम लिख नहीं रहा हूं, मैं जस्ट बोल रहा हूं। अगर आपको इंटरेस्टेड हो आप इसे नोट कर सकते हो। तो बाकी जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है प्रॉब्लम में वो मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे मेंशन करते जाऊंगा। सो फर्स्ट वी हैव 6 distinguishable particle and these particle are distributed in 2 compartments. 2 compartment means K हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ पार्टिकल 6 हैं विद इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी। सो इनकी जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है सबकी वो भी इक्वल है। सो हमें क्या यहाँ पे कैलकुलेट करना है? फर्स्ट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट हियर टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। टोटल नंबर ऑफ माइक्रो states of the system. So first हमें टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कैलकुलेट करनी है सिस्टम की। सेकंड हमें यहां पे कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट्स। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन द मोस्ट probable macro state, most probable macro states. So number of micro state in the most probable macro state हमें पता है वो क्या होता है, that is W. ठीक है, सो हमें W भी कैलकुलेट करना है यहाँ पे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल माइक्रो स्टेट के लिए कैलकुलेट करना है। नाउ थर्ड यहां पे हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल माइक्रो स्टेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट probable macro state, so हमें यहाँ पे 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट इन द सिस्टम। सो हमारे पास सॉल्यूशन में फर्स्ट हमने नोट कर लेना है नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं हमारे पास, 6। ओके, सो कंपार्टमेंट कितने हैं, के वी हैव 2 कंपार्टमेंट्स हियर। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है यहां पे नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। सो द फॉर्मूला फॉर द माइक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम इज, जनरल फॉर्मूला है k रेज़ टू पावर n। ये हमें पता है k रेज़ टू पावर n होता है। k अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट यहां पे 2 है और n जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल वो हमारे पास 6 हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, we have the answer is 64. So the answer for the first part is 64. So ये हमारे पास हमारा first part clear हो गया। Now for second part, underline करते हैं इसे। second part के लिए मैं black pen use कर रहा हूँ। So for second part हमें calculate करना है
number of microstate in the most probable macrostate. Macrostate. सो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमें जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट में हमें कैलकुलेट करनी है, उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास W n कैपिटल N माइनस n एंड विच इज इक्वल टू C n इंटू स्मॉल n। और अगर हम इसे एक्सपैंड करें परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, तो ये हमारा बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन स्मॉल n फैक्टोरियल इंटू N n minus माइनस 1. n फैक्टोरियल। ओके, सो द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट के लिए हमें लेना पड़ता है n बाय 2। स्मॉल n जो है हमारे, वो n बाय 2 लेना होता है, ये हमने डेरिवेशन की थी। और मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट के लिए हमारा जो w रहता है, उसमें हम लेते हैं n बाय 2 इंटू n बाय 2। सो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट के लिए हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन यहां पे रहती है, और इसका फॉर्मूला रहता है हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन n बाय 2 का फैक्टोरियल एंड वी टेक इट्स होल स्क्वायर। So these are the formulas that we use to calculate the number of microstate in the most probable macrostate. So ये फॉर्मूला लास्ट में हमें बता रहा है मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट बड़ी आराम से निकल जाएगी। सो हमने n बाई टू जो है, इट मींस n इज 6, n बाई 2 मींस 3। सो हमने अब कैलकुलेट करना है w फॉर 3:3 के लिए। सो जब हम 3:3 के लिए w को कैलकुलेट करेंगे, हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन दी मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। अब ये बड़ा सिंपल है, हमें जस्ट इसे 3:3 को इस फॉर्मूले में पुट करना है। सो फर्स्ट हमारे पास तो n है, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। सो ये फॉर्मूला मैं यहां पे ऊपर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 6 फैक्टोरियल और नीचे n बाई 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का हमें स्क्वायर भी करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर भी कर लेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 6 फैक्टोरियल को हम 3 तक एक्सपैंड कर लेते हैं, और नीचे वाला जो 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर है उसे भी हम एक्सपैंड करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर 20। ठीक है, आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसे इसका आंसर 20 ही आएगा। नेक्स्ट, द लास्ट पार्ट in this problem is probability of the most probable macrostate. So the probability of the most probable macrostate is n by 2 and n by 2. This is the most probable state probability, and it is equal to the thermodynamical probability of most probable state n by 2 by n by 2 into the probability of the microstate। जब हम ये फॉर्मूला पुट कर लेंगे, तो हमें जो हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट प्रॉब्लम जो है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट, वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। सो w n बाई टू हमने अभी निकाला, जिसका आंसर आया था 20, तो वो हमारे पास आ गया 20। और प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट हमने निकाली हुई है ऑलरेडी, विच इज 1 बाय 2 रेज टू पावर 6 लीजिए। ठीक है, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव द आंसर इज 5 बाय 16। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ n बाय 2 n बाय 2। ठीक है, सो विद दिस योर फर्स्ट प्रॉब्लम इज ओवर। नाउ इन दिस यूनिट, इस तरह से आपको बेटा और भी प्रॉब्लम्स एग्जाम में आ सकती हैं, वैल्यू चेंज हो सकती हैं, कुछ और चीजें इसमें वेरिएशन हम कर सकते हैं, बट द बेसिक जो फॉर्मूले हैं, अगर आपको वो फॉर्मूलेज याद रहेंगे, तो किसी भी तरह की टिपिकल प्रॉब्लम को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपसे जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द स्टर्लिंग फॉर्मूला। ठीक है, सो द प्रॉब्लम इज this is a number 2 problem. The problem is calculate the percentage error. हमें यहां पे परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है यूजिंग स्टर्लिंग फॉर्मूला। स्टर्लिंग फॉर्मूला इज log n factorial, which is equal to n log of n minus n. So this is a Stirling formula.
हमें इस फॉर्मूला से परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है एंड द वैल्यू ऑफ n we take here is suppose 4. okay, it is a very simple. सबसे पहले हमें n is equal to 4 का एक्चुअल फैक्टोरियल निकाल लेते हैं, n फैक्टोरियल दैट इज 4 फैक्टोरियल आप निकाल लीजिए। तो 4 फैक्टोरियल हमारे पास जो आएगा उसे उसे हम लिख लेते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 3 जा 12, 12 24 24 सो 4 3 जा कितना आंसर आ रहा है इसका? 24 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 दैट इज 24 okay, so the answer is 24. Now we just calculate its log of n factorial. So what is the value of log of n factorial? हमें यहाँ पे n factorial हमने कैलकुलेट कर लिया 24, हमने log 24 निकालना है जस्ट, ठीक है। और ये जो log 24 है इसकी वैल्यू आप log टेबल से देख सकते हो। सो log टेबल से अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो log 24 मेरे पास आता है 1.3802। 1.3802 वेरी सिंपल है। आपके सेल फोन में भी साइंटिफिक कैलकुलेटर रहता है, वहां पे लॉग फिल करना है और लॉग के आगे 24 आपने लगाना है, तो वो आप वहां पे उसकी वो वैल्यू खुद कैलकुलेट करके दे देता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग n फैक्टोरियल। अब हम निकालेंगे इस टर्म की वैल्यू भी, दैट मीन्स हमें n की वैल्यू है 4 इंटू लॉग ऑफ 4 माइनस 4, ये हमने कैलकुलेट करना है। सो log 4 की वैल्यू जो भी आपके पास है वो यहां पे फिल कर लीजिए, ठीक है। उसे 4 से मल्टीप्लाई करिए और फिर उसमें से 4 को माइनस कर लीजिए। जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और एक बात याद रखना है, यहां पे आपने जो ये वैल्यू हमने निकाली है ये log बेस 10 से निकली है हमारी, ठीक है। तो यहां पे भी हमने इसे log बेस 10 से कैलकुलेट करना है। तो अगर ये log बेस 10 की वैल्यू है तो यहाँ पे भी आपने इसे log बेस 10 से ही कैलकुलेट करके देखना है। अगर यहाँ पे नहीं करोगे log बेस 10 से तो यहाँ पे भी नहीं करना है। और जब हम log बेस 10 में से कन्वर्ट करते हैं तो एक फैक्टर हम ऐड करते हैं 2.3026, ये हमारा रहता है log बेस 10 के लिए, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे भी ऐड कर लेनी है। तो आप इसे अगर फर्दर सिंप्लीफाई करो तो इस तरह बनेगी 4 इंटू 2.3026 इंटू लॉग बेस 10। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 माइनस 4। अब आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक सोल्यूशन मिलेगा। आपने उस सोल्यूशन में से ये जो हमारी एक्चुअल वैल्यू आई है इसे आपने माइनस कर लेना है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो 24 हमारा आया, इस 24 को भी अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे log बेस 10 दैट इज 2.3026, तो हमें एक वैल्यू और मिल जाएगी मल्टीप्लाई बाई, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं 2.3026 से, सो दिस वैल्यू इज 3.1780। तो सिमिलरली अगर मैं यहां से अब log 10 की वैल्यू निकालता हूं, log 4 की वैल्यू निकालता हूं, तो log 4 की वैल्यू होती है 0.602। तो log 4 की वैल्यू आएगी आपको 0.602 मल्टीप्लाई बाई, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 को, और इसी के साथ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.3026 को, विच इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कर लीजिए 4 विच इज इक्वल टू, सो इसका आंसर आपके पास आएगा सॉल्व करने के बाद 1.54521।
अब ये वैल्यू जो हमारे पास आई है और इस वैल्यू को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसका अगर हम 100% निकाल लेंगे, दैट गिव्स द परसेंटेज एरर इन द स्टर्लिंग फार्मूला। सो हमने log n फैक्टोरियल निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है और उसके बाद हमने राइट हैंड साइड निकालनी है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। जैसे हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो हमें उसका परसेंटेज एरर मिल जाएगा। सो दिस इज वन मोर टिपिकल एग्जाम प्रॉब्लम इन दिस यूनिट नंबर 5। इस तरह से भी आपको प्रॉब्लम्स वहां पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, सो let us discuss problem number 3rd, and this is also a very important problem in unit 5. In this problem I'll take 8 distinguishable particle, 8 distinguishable particles, and these particles are distributed amongst the 3 compartments, 3 compartments. So this particle distributed amongst the 3 compartments of equal size, अब हमें यहां पे कैलकुलेट क्या करना है? नंबर 1, वी हैव टू कैलकुलेट probability of the macrostates, probability of macrostate। बट probability of macrostate कैलकुलेट करना हमें इतना आसान नहीं है, हमें पहले मैक्रोस्टेट निकालनी पड़ेगी। तो यहां पे मैक्रोस्टेट गिवन दी हुई है 800। ओके, अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट निकालनी है तो हमारे पास 800 है, इसकी उसने कहा प्रोबेबिलिटी निकालो। और एक और मैक्रोस्टेट यहाँ पे वो गिवन दे रहा है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट जो दूसरी दी है उसने वो है 422। सो क्वेश्चन है 8 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं, 3 कंपार्टमेंट हैं ऑफ इक्वल साइज, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है मैक्रोस्टेट की। 800 मैक्रोस्टेट है और हमारे पास एक मैक्रोस्टेट है 422। ठीक है, 422। तो ये इसी तरह से था जैसे हमारे पास 2 पार्टिकल होते थे। ठीक है, अगर 2 कंपार्टमेंट है, मेरे पास 4 पार्टिकल है। ठीक है, तो 4 पार्टिकल को हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 4 0, फिर हम 1 3, फिर हम इस तरह से कर सकते हैं 2 2, फिर हम 3 1, फिर हम उसके बाद लास्ट हम उसे 4 0, इस तरह से हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास अगर यही जो डिस्ट्रीब्यूशन है 4 की जगह 3 में हो जाए तो ये 3 टाइप्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। इसी तरह से जैसे यहाँ पे ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी निकालिए मैक्रोस्टेट की, अब इसमें ये भी वो कह सकता है प्रोबेबिलिटी निकालिए मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट की। तो और अब जब वो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहेगा तो फिर वो ये ऑप्शंस भी नहीं आपको देगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट जैसे 800, ये भी वो कहेगा कि नहीं हम ये नहीं देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट अगर आपको निकालनी होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की निकालनी होगी, तो आपको सीधा क्या करना है 8/2 कर लेना है। तो 8/2 करने पे आपको क्या मिल जाएगा? तो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट मिलेगी 2 4 जा 8, दैट इज 4 4 4। आपको 4 4 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब आप 4 4 4 की प्रोबेबिलिटी निकाल दोगे, दिस गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। सो फिलहाल तो हमारे जो प्रॉब्लम है उसमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट 800 एंड 422 के लिए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी निकालने का वो मैं पहले आपको नोट करवा देता हूं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है, जिसमें हम लेते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए n1 n2 n3 सो ऑन अप टू nk, which is equal to n factorial, that is the total number of particle presents, n1 factorial, n2 फैक्टोरियल, सो ऑन अप टू जितने भी पार्टिकल हैं nk तक, वो आप nk फैक्टोरियल ले सकते हो जितने आपको लेने हैं। और लास्ट में हमें लिखना है k रेज टू पावर n। बस ये फॉर्मूला यूज करो, आप किसी भी मैक्रोस्टेट की चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी मैक्रोस्टेट हो, आप इस फॉर्मूले की हेल्प से उस मैक्रोस्टेट का, चाहे वो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट है या कोई भी मैक्रोस्टेट है, आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। सो हम फर्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, हमारे पास जो गिवन है 800 की। सो 800 प्रोबेबिलिटी इसकी निकालने के लिए हमारे पास पहले फॉर्मूले में आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल,
0 फैक्टोरियल एंड 3 रेज टू पावर 8। वेरी सिंपल। आप इसे सॉल्व कीजिए। जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये देखिए 8 और 8 सीधा सीधा कट रहा है यहाँ पे, और बाकी नीचे बच रहा है हमारे पास 1/3⁸8। दैट इज आंसर। आगे आप चाहिए इसको भी कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट मे बी अगर ऑप्शन दिए होंगे तो ये ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करके आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, सिर्फ एक बात याद रखनी है, अगर सिर्फ वो ऐसे क्वेश्चन का नेचर ऐसे है, 8 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 कंपार्टमेंट ऑफ इक्वल साइज, और आगे अगर वो लिख देता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट अगर वो कहता है, तो उस केस में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आपको बस 8 पार्टिकल अगर दिए हैं, उनको डिवाइडेड बाई 2 कर लेना है, तो आपको n/2 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 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उस केस में ये फॉर्मूला हमारा हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ फॉर्मूला लगा के आपने कैलकुलेट करना है इसे। ओके, सो ये एक था हमारे पास टिपिकल प्रॉब्लम। इसी तरह से अगर एक और मैं प्रॉब्लम दे देता हूं, सेम केस है, उसमें 10 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं, 4 कंपार्टमेंट हैं अगर मेरे पास। ठीक है, अब मैंने 3 की जगह 4 कंपार्टमेंट कर दिए, और मैक्रोस्टेट निकालनी है हमें 5 3 1 1 की। ठीक है, अगर मुझे इसकी मैक्रोस्टेट प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सबसे पहले इसके लिए जो अभी मैंने फॉर्मूला यूज किया, उसी फॉर्मूले को हमने यूज करना है, और वो फॉर्मूला था हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल सो ऑन अप टू nk फैक्टोरियल इनटू 1 बाई जो भी था हमारे पास n रेज टू पावर, जैसे यहाँ पे था n रेज टू पावर k रेज टू पावर n है, यहाँ पे भी हम k रेज टू पावर n को यूज कर सकते हैं। और बेटा ये जो होती है हमारे, ये प्रोबेबिलिटी होती है माइक्रोस्टेट की, और ये होता है हमारा W। ठीक है, और अगर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो आपने बस इतना फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, हो सकता है कि वो आपसे प्रोबेबिलिटी ना पूछे, वो कहे कि फाइंड द थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, तो फिर आपने ये इसे इस तरह से लिखना है W5311। उस केस में बस इतना सा ही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, उस केस में आपको बस ये यूज करना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं 10 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। बस इतना सा सिंप्लीफाई करो, इतना सा सिंप्लीफाई करने पे आपको W मिल जाएगा, और ये जो आंसर इसका आएगा उसे अगर आप मल्टीप्लाई, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे ना, तो इसका आंसर आता है 5040। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देते हो 1 बाई, कितने कंपार्टमेंट है 4 कंपार्टमेंट, टोटल पार्टिकल 10, मल्टीप्लाई बाई 4/10 कर दो, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी यहां से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दी दिस पर्टिकुलर स्टेट इन दिस फॉर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन 4 स्टेट्स। ठीक है, सो इस तरह से आपको अब कोई भी प्रॉब्लम आए, होपफुली आप उसे सॉल्व कर लोगे। सो लेट अस डिस्कस वन मोर टिपिकल प्रॉब्लम। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये आ सकती है। अब इस प्रॉब्लम में हमारे पास पहले हम इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल ले रहे थे, अब हम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल ले रहे हैं। तो अब जब हम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की बात करेंगे, तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स क्वांटम स्टैटिस्टिक्स आ जाएगी। तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में हमारा फर्मियान्स भी हो सकते हैं, वो बोसॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी किस तरह का ये टॉप क्वेश्चन है, उस हिसाब से किस तरह की प्रॉब्लम है, उस हिसाब से हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो आई डोंट नो मैंने कितनी प्रॉब्लम्स आपको करवा दी हैं अभी तक। थर्ड प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी, दिस वन इज द प्रॉब्लम नंबर 4। अब जो मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं, दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 5। ओके, सो दिस प्रॉब्लम नंबर 5 इज अ सिस्टम of 5 distinguishable particle. Now the 5 distinguishable particle are distributed in 3 compartments. अब 3 कंपार्टमेंट मीन्स कि k इज इक्वल टू 3 है, 3 कंपार्टमेंट्स ऑफ एनर्जीज। अब वो एनर्जीज भी उसकी दे रहा है हमें। एनर्जी कहता है उसकी एक की एनर्जी है -E, एक की एनर्जी है 0 और एक की एनर्जी है E रिस्पेक्टिवली। ओके, मतलब अगर एक पार्टिकल ए है उसकी ये है, दूसरा ए है तो उसकी ये है, तीसरे की ए है।
फाइंड द एनर्जी ऑफ द मैक्रो स्टेट, फाइंड द एनर्जीज ऑफ द मैक्रो स्टेट्स। मैक्रो स्टेट्स की एनर्जी निकालनी है। कौन सी स्टेट है? पहली स्टेट है 311, इस स्टेट की एनर्जी निकालनी है। और दूसरी स्टेट उसने दी है 122, इस स्टेट की एनर्जी निकालनी है। ठीक है, अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि 5 डिस्टिंग्विशेबल हमारे पास पार्टिकल हैं। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है हमारे पास वो 5 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास 5 है। अब इन 5 पार्टिकल्स को 3 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जब हम टोटल एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी का n1 n2 सो ऑन अप टू n के। उस केस में हम इसे लेते हैं e रेज टू पावर I इज इक्वल टू 1 to k एंड n I e I। अब I 1 to k की जगह हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट 3 है, तो हम यहां पे 3 यूज करेंगे। तो जब हम 3 यूज करेंगे तो ये आएगा n1 e1 प्लस n2 e2 मम्मी प्लस डैडी पूछिए यहाँ n3 e3, n3 e3। सो ये हमारे पास 3 पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी हमें मिल रही है। अब इसमें देखिए रिस्पेक्टिवली हमने उसने बताया कि हर स्टेट की एनर्जी क्या है। फर्स्ट स्टेट की एनर्जी दैट इज E1 इक्वल टू माइनस ई है, E2 इक्वल टू 0 है एंड E3 इज इक्वल टू ई है हमारे पास। जब ये वैल्यूज हम यहां पे पुट कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो एनर्जी निकल के आएगी वो हमारे पास होगी n1e माइनस का एंड प्लस n3e, ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, सो टोटल एनर्जी जो हमारी वो हमारी टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू माइनस n1e प्लस n3e के बराबर आएगा। अब ई में कॉमन है तो हम यहां से ये बाहर भी निकाल सकते हैं कॉमन। इसे मैं यहां पे सिंप्लीफाई करता हूं इस साइड पे। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी हमारी n3 माइनस n1 इंटू ई। So this represents the total energy for the मम्मी 3 particles. 3 particles. Okay. So नहीं बाहर है अब हमें यहां पे एनर्जी निकालनी है 311 की। ठीक है, सो 311 की एनर्जी निकालने के लिए हमने n1 लेना है 3, दिस रिप्रेजेंट्स द n1 n2 n3, n2 लेना है 1 और n3 हमने लेना है 1। सो जब हम ये वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे अब इक्वेशन में, सो हमारे पास E311 के लिए ये वैल्यू हमारे पास आएगी -2e, -2e। ठीक है, -2e। Yes, sir. Okay, so I think this is clear to you how we get this -2e। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला आया है टोटल एनर्जी का वो आया है n3 माइनस n1 इंटू ई। 3 क्या है हमारे पास 1 माइनस n1 क्या है 3, तो ये जब 1 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -2e। ओके, सो इसी तरह से आप जो हमारी स्टेट है, जो हमारी स्टेट है 1 एनर्जी ऑफ स्टेट 1 2 3, उसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 2 2 है, सॉरी 1 2 2, इसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें भी ये 2 का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये वाला 2 और ये वाला 1 काम आएगा। सो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो टोटल एनर्जी ई ही बनेगी इसकी। ठीक है, सो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये बड़ा आसान है। अब
एक और टिपिकल प्रॉब्लम है इसमें, थोड़ा सा टाइम रहा है क्लास में, हम वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 6. इन दिस प्रॉब्लम इफ वी हैव 6 डिस्टिंग्विशेबल, अब डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की ही यहाँ पे बात हो रही है. 6 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है मेरे पास, सपोज. सो ये 6 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को अगर मैं 3 कंपार्टमेंट्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, और तीनों कंपार्टमेंट्स की जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो है 0, E एंड 2E. ठीक है. सो पहले मुझे टास्क दिया जाता है, कैलकुलेट करिए टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स. तो टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट निकालना बड़ा इजी है. नंबर ऑफ पार्टिकल 6 है मेरे पास और कंपार्टमेंट 3 है. तो मैक्रो स्टेट निकालने के लिए यहां पे हमें सिंपल, सॉरी मैक्रो स्टेट नहीं, माइक्रो स्टेट अगर हमें निकालनी है तो जनरल फॉर्मूला सेम ही रहता है, k⁻n, जो हमने स्टार्टिंग में भी यूज किया था. k3 है, n6 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा. ये आपके लिए काम है, आप इसे करिए घर में बैठ के आराम से. इसी तरह से सेकंड पार्ट में इसमें कहा है कि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी आप निकालिए विच हैज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एंड इट्स एनर्जी. अब जिस स्टेट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी उसके लिए आप कहता है कि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी निकालिए. अब 6 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं, तो 6 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का हम हाफ यहां पे ऐसे नहीं निकाल सकते. ठीक है, 2 3 जा 6, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे. इस केस में हम इसे ऐसे नहीं कर सकते. ठीक है. सो हमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाने हैं अब उनके. ठीक है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा पर वो आपको करना पड़ेगा खुद. कॉम्बिनेशन जैसे 6 पार्टिकल है, 3 कंपार्टमेंट में रखने हैं, तो पहले 2 कंपार्टमेंट खाली, लास्ट वाले में 6 चले जाएंगे. फिर इसी तरह से पहले कंपार्टमेंट में एक पार्टिकल चला जाता है और दूसरे में अगर सपोज 0 चला जाते हैं और तीसरे में फिर 5 जाएंगे. इसी तरह से हमारे फर्स्ट वाले कंपार्टमेंट में अगर 2 पार्टिकल चले जाते हैं, यहां पे 0 ही रहते हैं और लास्ट वाले में हमारे पास 4 हो जाते हैं. इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, चार्ट बनाना है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन में फिर आपने देखना है कि मोस्ट प्रोबेबल जो हमारे पास जिसका इनको फिर इनकी हमने W निकालना है इन सबका. जैसे 006 का आपने W निकालना है, इसी तरह से 105 के लिए आपने W निकालना है, 204 के लिए आपने W निकालना है. तो ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, इनके लिए आपने ये ऑलमोस्ट इसमें कितनी बनेंगी, 7 बन जाएंगी इस तरह से. ठीक है. सो 7 स्टेट्स के लिए आपने 7 स्टेट्स बनानी है. 7 स्टेट्स के लिए आपने पहले कैलकुलेट करना है कि किस स्टेट की थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आ रही है. सपोज इसकी कुछ वैल्यू आएगी, इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी, इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी, और फॉर्मूला W के लिए तो वो सेम ही रहेगा, n फैक्टोरियल बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल और n3 फैक्टोरियल. जैसे ये 006 है तो टोटल तो 6 ही आएगा, यहाँ पे 00 और यहाँ पे 6 आएगा. इसी तरह से 105 का, इसी तरह से 222 का आप ऐसे निकालोगे. तो जब हम 222 के लिए W की वैल्यू निकालेंगे और इन सब की निकालेंगे तो सबसे ज्यादा W की वैल्यू 222 के लिए आएगी, दैट इज दी 90. सो ये जो हमारी स्टेट होगी 222, उस स्टेट के लिए हमारी जो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम रहेगी. फिर हमने उस स्टेट की एनर्जी फाइंड करनी है. उस स्टेट की एनर्जी कैसे निकलेगी, सपोज 222 हमारे पास जो है, इसकी अब थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है. अब इस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए हमें एनर्जी निकालनी है. तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि उसमें टोटल एनर्जी निकालनी है N1E1 प्लस N2E2 प्लस N3E3. ठीक है. अब N1 यहां पे क्या है 2, N2 क्या है 2, N3 क्या है 2. E1 की वैल्यू हमें ऊपर गिवन है. E1 की वैल्यू हमें जो फर्स्ट है उसके लिए 0 है, 0 E2 की वैल्यू है E और E3 की वैल्यू है 2E. जब आप इन्हें सिंप्लीफाई करके ऐड कर दोगे तो ये तो खत्म हो जाएगी वैल्यू, ये 2E और ये 2 2 जा 4E, 4E प्लस 2E दैट इज 6E. 6C सो इस तरह से आप जिस स्टेट की थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसकी एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हो. लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है. उसके लिए आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा ज्यादा काम है, बाकी एनर्जी निकालना मुश्किल काम नहीं है. ठीक है. सो ये कुछ टिपिकल इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी इस यूनिट में जो हमने यहां पे आपके साथ डिस्कस की आज.
सो होपफुली इसमें से आपको कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में भी दिखेगा। अब ये जो केस था, इस केस के लिए आपने एनर्जी निकालना आपने सीख ली। अब ऐसे ही आपको जैसे यहाँ पे पार्टिकल दिए हैं डिस्टिंग, ऐसे ही अगर आपको कोई कहे 6 बोसॉन है आपके पास, सपोज, ठीक है, सपोज कोई आपको कहता है 6 बोसॉन्स हैं आपके पास, और 6 बोसॉन है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 कंपार्टमेंट में, और तीनों कंपार्टमेंट की एनर्जी दी हुई है ई, और कहता है कि आप निकालिए 600 की एनर्जी निकालिए। तो N1 N2 N3 आपके पास गिवन है, एनर्जी भी गिवन है, अब आपको 6 बोसॉन भी गिवन है। तो इट इज अ वेरी सिंपल, वेरी इजी